हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। तो गाइज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 सत्ता के नए केंद्र को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने आसियान, यूरोपीय संघ और चीन के बारे में पढ़ा था और इसके न्यू टॉपिक्स को भी स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हम लोग ब्रिक्स और रूस के बारे में पढ़ चुके थे। आज की वीडियोज़ में गाइज मैं आपको जापान के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि ये भी इस चैप्टर में ऐड हो चुका है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कुछ संगठन और कुछ देश जो अमेरिका शक्तिशाली बन सकते हैं, ठीक है, उन टॉपिक्स को ऐड किया गया है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि आप लोग और कौन कौन से देश जो अमेरिका ताकतवर बन सकते हैं, तो उसमें हम लोगों ने रूस के बारे में पढ़ा था। आज मैं आपको जापान के बारे में बताने वाली हूँ। इसके अलावा और भी देश है, जैसे कि इजराइल हो गया, साउथ कोरिया हो गया, भारत हो गया। तो ये भी माना जाता है कि ये भी तीनों देश आने वाले टाइम में अमेरिका से आगे निकल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जो बच्चे चैनल पे न्यू है वो बच्चे पहले इस चैप्टर का जो मेन बुक में कंटेंट है उसको पहले पढ़कर आएँ, ठीक है। उसकी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, प्रीवियस वीडियोस उसी पे ही हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आसियान, यूरोपीय संघ, चीन और न्यू एरे टॉपिक्स में मैंने आपको ब्रिक्स और रूस के बारे में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो पहले आप लोग उसको देख के आना, देन इसको देखना, क्योंकि कुछ समझ नहीं आएगा, ऊपर से चला जाएगा। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता लगेगा इस चैप्टर में है क्या मेन, तो जब तक उसको नहीं जानोगे तब तक नहीं समझ आएगा। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको पता लग सके। क्योंकि देखो गाइज, इस वाले जो टॉपिक्स है, न्यू टॉपिक्स है, बुक में अभी नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। बुक में क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि अभी न्यू बुक्स आई नहीं है, पुरानी बुक्स है। तो पुरानी बुक्स में सिर्फ आपको आसियान, यूरोपीय संघ और चीन के बारे में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी किसी देश के बारे में नहीं मिलेगा। तो उसको या तो आपको कहीं से पढ़ना पड़ेगा नोट से, या तो कहीं से देखना पड़ेगा। तो डोंट वरी, तो मैं आपको सारा कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल करा दूंगी ताकि आपको कहीं और से पढ़ना ना पड़े। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगी, ठीक है। क्योंकि 10 जगह से पढ़ने जाओगे 10 तरह की चीज़ें हैं, समझ नहीं आती है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जापान है क्या। देखो, तो जापान क्या है गाइस, एक एशिया का देश है, ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या है, टोक्यो है, ठीक है। तो जापान आपको पता ही है कि प्रशांत महासागर के पास है, देन इसकी कैपिटल है टोक्यो, इसकी मुद्रा क्या है, येन, ठीक है। और ये कौन से महाद्वीप के पास है, तो प्रशांत महासागर के पास है और एशिया में है, ठीक है। इसके जो संस्थापक थे जापान के, तो वो कौन थे, सम्राट जिम्पू थे। कौन थे? सम्राट जिम्पू, जिन्होंने जापान की स्थापना करी थी। उसके अलावा यहाँ का राष्ट्रगान क्या है, किमियागो। तो किमियागो यहाँ का राष्ट्रीय गान है, जैसे अपना जनगण मन है, तो वहाँ का जापान का ये है। तो ये है सही गाइस, थोड़ी सी कुछ बेसिक डिटेल्स, ठीक है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आगे देखो, तो गाइस देखो, ये जानते हैं हम लोग ये है क्या देश, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि जापान एशिया महाद्वीप के प्रमुख देशों में से एक है। तो जापान किस महाद्वीप में आता है, तो जापान गाइस एशिया महाद्वीप में आता है, ठीक है। और ये कैसे बना है, तो गाइस ये 4 बड़े द्वीपों से मिलके बना है, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितने द्वीप है, 6849 द्वीप है। और यहाँ पे 4 ऐसे बड़े द्वीप है जिनसे मिलके क्या बना है, पूरा जापान बना हुआ है, ठीक है। और ये द्वीप किसका हिस्सा है, सारे प्रशांत महासागर। इसका मतलब कि जो जापान है वो कौन से महासागर के पास है, तो प्रशांत महासागर के पास है। और इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो चीन, कोरिया और रूस क्या है, इसके पड़ोसी देश हैं। इसकी कैपिटल क्या है, टोक्यो है, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे सिटीज़ कौन कौन सी, मतलब महानगर, जैसे इंडिया में क्या है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, ये सब क्या है, सिटीज़ है ना। तो वहाँ पे कौन कौन सी है, योकोहामा, ओसाका और क्योटो। तो ये वहाँ के मेन महानगर है। अब देखो गाइस, जापान का 70% जो हिस्सा है वो क्या है, पहाड़ी इलाका है। कैसा इलाका है, पहाड़ी इलाका है, और जहाँ पे खेती नहीं होती है। और यहाँ पे 200 ज्वालामुखी है। तो जापान में कितने ज्वालामुखी हैं, 200 ज्वालामुखी है। और यहाँ पे हर साल 1500 से अधिक बार क्या आता है, भूकंप आता है। यानी कि हर दिन कम से कम 3 से 4 बार भूकंप आता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ भूकंप ज़्यादा आता है, ठीक है। आगे देखो इसके बाद, अब देखो इसके बाद, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसका ज्योग्राफिकल एरिया कैसा है, ठीक है। तो देखो, तो ज्योग्राफिकल एरिया से कैसा है, तो देखो इसका जो एरिया कितना है, तो जापान का कुल क्षेत्रफल कितना है, 3,77,972 क्या है इसका वर्ग किलोमीटर क्या है इसका एरिया है, ठीक है। और यहाँ पे 4 महाद्वीप है, 4 द्वीप है जिससे मिलके बना है। तो जो 4 द्वीपों कितना एरिया से कवर अप करते हैं, 97%। बाकी जो इसके मतलब है द्वीप वो सिर्फ 3% है। तो बाकी जो 4 द्वीप हैं वो इसके 97% है, ठीक है। और वो 4 द्वीप कौन कौन से हैं, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू, ठीक है। तो ये 4 द्वीप है जो 97% एरिया जापान कवर अप करता है, ठीक है। यहाँ की मेन भाषा क्या है, जापानी है, ठीक है। मुद्रा मैंने आपको इसकी बता दी थी, क्या है, येन है, ठीक है। और ये एशिया, इसकी जो अर्थव्यवस्था है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्या है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहली किसकी है, अमेरिका की,
ठीक है। देखो, और इसकी टोटल जनसंख्या कितनी है? 12.7 करोड़ क्या है इसकी जनसंख्या है। यहाँ पे लोग फोल्क शिंटो और बुद्ध धर्म को मानते हैं, मतलब किसको मानते हैं? बौद्ध धर्म को। इसलिए जापान के भारत के साथ संबंध भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि भारत से ही बौद्ध धर्म गया था, है ना, क्योंकि बौद्ध धर्म की स्थापना ही तो इंडिया में तो हुई है। ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन जातीय समूह कौन कौन से हैं? जापानी और कोरियाई। तो यहाँ पे दो तरीके के लोग रहते हैं, जापानी और कोरियाई। अब देखो, यहाँ पे सबसे ऊंची माउंट फूजी भी है। ठीक है, क्या है? माउंट फूजी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 3776। और यहाँ पे एक सबसे लंबी नदी बहती है, कौन सी? शिनानो नदी। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है? 367 किलोमीटर। देन यहाँ पे सबसे बड़ी झील कौन सी है? वीवा झील, जिसकी मतलब कितने एरिया में फैली हुई है? 670 वर्ग किलोमीटर में क्या है इसका एरिया फैला हुआ है। ये तो था इसका ज्योग्राफिकल एरिया गाइस। अब बात करते हैं इसके आर्थिक विशेषता की। ठीक है, तो इससे पहले थोड़ा सा और मैं बता देती हूँ इसके बारे में। तो देखो गाइस, यहाँ का जो वेदर है वो कैसा रहता है? समशीतोष्ण रहता है, मतलब कि ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, नॉर्मल रहता है। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ कुछ नदियाँ हैं जहाँ पे वेदर क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। यहाँ पे एक बहुत ऊंची मीनार है जिसको टोक्यो स्काई टी बोलते हैं। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 634 मीटर। उसके अलावा जापान दुनिया का मतलब तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता है। ठीक है, और जापान की टोयोटा जो कंपनी ऑटोमोबाइल विश्व की प्रथम स्थान पे आती है। उसके अलावा जापान में विश्व के सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, मतलब हर दिन, वो आपको बताया था मैंने कि 1500 भूकंप आते हैं और हर दिन कम से कम 3 से 4 बार यहाँ पे भूकंप आता है। ठीक है, तो देखो, अब ये तो देखो उसकी भूगोलिक एरियाज के बारे में। अब इसके आर्थिक क्षेत्र के बारे में पता करते हैं। ठीक है, तो गाइस जो इसका आर्थिक क्षेत्र है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी आर्थिक विशेषता है, मैक्सिमम टाइम पूछता है एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि देखो कोई भी कंट्री उसकी आर्थिक विशेषता की वजह से ही डेवलप होती है ना। इकोनॉमी पैसा तो यहीं से आएगा, तो मेन यही है। तो देखो यहाँ पे आपने जो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां सुनी है, कौन कौन सी? सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, मोज़दा, जैसे जो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना गाइस, तो इसका जो मेन है, मतलब मेन जो है वो कौन है? जापान। तो इन सब की कंपनी के फाउंडर ही कौन है? जापानी है, मतलब जापान से आई है। तो गाइस जो जापान है उसके पास ना प्राकृतिक संसाधन नहीं है। क्या नहीं है? प्राकृतिक संसाधन नहीं है, मतलब कि इसके पास रॉ मटेरियल नहीं होता है। तो जापान क्या करता है कि रॉ मटेरियल्स दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करता है, जैसे कि इंडिया से करता है, रूस से करता है, और भी बहुत सारे देशों से ये कच्चा माल मंगाता है और उसको फाइनल गुड बना के फिर बेचता है। ठीक है, और जापान दूसरे विश्व युद्ध के बाद गाइस बहुत तेजी से विकास कर रहा है, क्योंकि आपको बताया था मैंने दो ध्रुवीयता के अंत में कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसमें जब 2 परमाणु बम इसके ऊपर गिरा दिए गए थे, उसके बाद जो जापान था उसकी हालत बहुत ख़राब थी, और उसके बाद इसने बहुत तेज़ी से विकास करना शुरू करा, और 2017 में ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, और ये एशिया का ऐसा देश है जो समूह 7 में आता है, मतलब G7 में आता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि एशिया का एक ऐसा देश है जो G7 में आता है। उसके अलावा पॉपुलेशन में बात की जाए तो 11 नंबर पे आती है, मतलब इसकी पॉपुलेशन कितने नंबर पे आती है? 11 पे। और इसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 12.5 करोड़ है। इसके अलावा यहाँ पे ये एक ऐसा देश है जिसने परमाणु विभीषिका झेली थी, मतलब कि यही एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जिस पे परमाणु बॉम्ब से हमला किया गया था। किसने करा था? अमेरिका ने करा था। कब करा था? 1945 में। कहाँ पे किया था? तो हिरोशिमा नागासाकी में किया था। ठीक है, और इस बॉम्ब का नाम क्या था? लिटिल बॉय और फैट मैन। ठीक है, और ये यूएनओ में 10% देता है, मतलब योगदान करता है। किसमें? यूएनओ में। पर अभी ये यूएनओ में स्थायी सदस्य नहीं है, बट आने वाले टाइम में बन सकता है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग यही तो पढ़ रहे हैं कि सत्ता के नए केंद्र में, क्योंकि मैंने आपको बताया था अमेरिका हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, चीन हो गया, रूस हो गया, ये तो यूएनओ के स्थायी सदस्य हैं। बट जापान जिस तेजी से विकास कर रहा है, माना जाता है कि ये भी आने वाले टाइम में यूएनओ में स्थायी सदस्य बन सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा अगर पासपोर्ट की बात की जाए तो सबसे पावरफुल पासपोर्ट कहाँ का है? तो जापान का है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर इसकी बात की जाए तो जापान दूसरा सबसे बड़ा देश है बजट देने में। किसमें? उसका जो बजट है संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो जापान दूसरा स्थान लेता है उसमें, मतलब देने में, पैसा देने में। ठीक है, तो ये तो थी गाइज इसकी थोड़ी सी आर्थिक विशेषताएं। आगे देखो गाइज, अब ये कुछ कंपनीज है गाइज जो वहाँ की बहुत फेमस है और दुनिया भर में चलती है। जैसे आपने पैनासोनिक सुना है, कैनन सुना है ना, सोनी सुना है, होंडा, टोयोटा, है ना। तो ये बहुत फेमस कंपनीज है जो ऑल ओवर वर्ल्ड रन कर रही हैं। उसके अलावा देखो
अब देखो, अब जो आगे टॉपिक है हमारा, अब इसमें हम यही जानेंगे कि भारत और जापान के बीच में संबंध कैसे हैं। तो देखो गाइस, मैं जितने भी आपको न्यू टॉपिक्स बताती हूँ उसमें मैं आपको जरूर बताती हूँ कि भारत और किसी भी देश के बीच संबंध कैसे हैं। मैं ऐसा क्यों बताती हूँ, क्योंकि गाइस एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कभी भी कोई भी एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा जापान की विशेषता बताइए, वो ऐसे पूछता है, थोड़ा सा घुमा के पूछता है क्वेश्चन कि जापान का मतलब जापान से संबंध बनाने से भारत को क्या क्या भी मतलब फायदे हो सकते हैं, है ना, भारत और जापान के बीच कैसे संबंध है, तो वहाँ पे आपको जापान की विशेषता ऐड कर सकते हो, बट इंडिविजुअली इसका क्वेश्चन नहीं आता है। आगे देखो, अब यहाँ पे जो आपको फोटो दिख रही है दो, ये कौन है, तो आपको दिख रहा होगा एक साइड तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, कौन, नरेंद्र मोदी जी, है ना, और ये कौन है, जापान के प्रधानमंत्री है, कौन, फूमियो किशिदा, ठीक है। तो ये क्या है, वहाँ के प्रधानमंत्री है। कब बने थे, 2021 में ही बने थे, अक्टूबर में, ठीक है। आगे देखो, अब देखो, अभी जानते हैं कि भारत और बीच मतलब जापान के बीच में संबंध कैसे हैं। तो गाइस, जो भारत और जापान है ना, उनके बीच संबंध शुरू से ही अच्छे हैं। जैसे रूस के साथ अच्छे हैं ना, तो वैसे जापान के साथ भी हमारे संबंध क्या है, अच्छे हैं, ठीक है। तो क्यों अच्छे हैं, क्योंकि देखो इंडिया में भी बौद्ध धर्म अपना मानते हैं लोग, और वहाँ पे बौद्ध धर्म अपनाते हैं, मतलब वहाँ का जो कल्चर है थोड़ा सा ना इंडिया से मिलता जुलता है, तो इसकी वजह से वहाँ के लोग और हमारे लोगों में थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बन जाता है। इसके अलावा भारत और जापान दोनों ही जनतंत्रों में से है, जनतंत्र मतलब जहाँ पे जनता की चलती है, ठीक है। दोनों में आर्थिक साझेदारी बहुत अच्छी है, आर्थिक साझेदारी मतलब हर क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में भी हम लोग अच्छा काम करें इनके साथ, राजनीतिक क्षेत्र में, सुरक्षा क्षेत्र में, मतलब हर क्षेत्र में इनके साथ हमारा अच्छा संबंध है, ठीक है। उसके अलावा जैसे हमारे जो बुद्धिज्म है, तो बुद्धिज्म की जो विरासत है तो हम ही ने तो दी थी, पर इनको वहाँ पे पहुँचाया किसने था, तो चीनी यात्री ने, मतलब जो इंडिया में आए थे, तो जो मतलब बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, वो लोगों ने जापान में जाके इस धर्म को बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर दिया था। उसके अलावा यहाँ पे खुले समाज के लोग हैं, मतलब कहाँ पे, जापान में। उसके अलावा जापान के लोग बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है, और जापान के लोगों को इंडिया की संस्कृति बहुत अच्छी लगती है, तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से हमारे संबंध उनके साथ बहुत अच्छे हैं। बाकी हम लोगों ने बहुत सारे द्विपक्षीय व्यापार भी कर रखे हैं, जैसे हमारा जो मेट्रो हो गया, है ना, तो ऐसे और भी बहुत सारी लाइन है जिनमें हम लोग इनके साथ क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वो आगे आपको बताऊंगी भी मैं। देखो अब गाइस, यहाँ पे देखो क्या लिखा है मैंने कि 1947 के बाद जब इंडिया आज़ाद हुआ था, उसके बाद हमारे संबंध इनके साथ कैसे थे, मतलब कि जब इंडिया आज़ाद हो गया था उसके बाद हमारे संबंध कैसे थे। तो देखो, जब भारत ने 1949 में पराजित हो चुके जापान को साम्राज्यों को सद्भावना दी थी, मतलब कि उनकी हेल्प करी थी, ठीक है, कैसे, 2 हाथी बेच के। कब, 1949 में, क्योंकि आपको पता है 1945 में जब जापान युद्ध हार गया था, उसके बाद उसको 7 साल तक जो भी मित्र राष्ट्र थे उनके ना कब्जे में चला गया था, कौन, जापान। तो एक तरीके से उसको 7 साल तक तो बहुत दिक्कत हुई, बट उस टाइम पे उसकी हेल्प हम लोगों ने करी थी। उसके अलावा हम लोगों ने जापान की समझौता द्वारा कायम होने के बाद भारत जापान ने शांति संधि पर भी क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। उसके अलावा 28 अप्रैल 1952 को आधिकारिक कूटनीतिक संबंध भी हम लोगों ने इनके साथ क्या करे, स्थापित किए। उसके अलावा हम लोगों ने जापान के साथ आर्थिक, व्यापारिक, तकनीक और कूटनीतिक संबंध भी बनाना शुरू कर दिया था। इसके अलावा भारत ने युद्ध से बुरी तरह तबाही झेल चुके जापान को क्या की थी, बहुत ज़्यादा लोह मतलब कच्चा माल मतलब दे के मदद करी थी उनकी। इसके अलावा 1957 में वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे नोबुत्सुके किशी इंडिया आए, तो उन्होंने इंडिया का क्या किया था, दौरा किया था। इसके अलावा 1958 में जब भारत को अपनी मुद्रा येन देके जापान ने हमारी मदद करी थी, कैसे, अपनी मुद्रा देके, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे हमें पैसे की जरूरत थी, तो जापान ने हमें एज अ फाइनेंशियली भी हेल्प करी थी। उसके अलावा देखो हमारे इनके साथ आर्थिक संबंध कैसे हैं, तो गाइस आर्थिक संबंध भी हमारे उनके साथ बहुत ही अच्छे हैं। तो देखो, एक मित्र के रूप में जापान पर भरोसे की परीक्षा 1991 में हुई थी, मतलब कि जब 1991 में हम लोगों ने जब एलपीजी लेकर आए थे, तो उस टाइम पे इसने हमारी बहुत मदद करी थी, ठीक है। तो जब जापान उन प्रमुख देशों में से था जिसने भारत को भुगतान संकट से बाहर निकलने में क्या करी थी, मदद करी थी, क्योंकि इंडिया की कंडीशन इतनी ख़राब थी 1991 तक कि हमारे पास खाने को तक पैसा नहीं था। कहा जा रहा था कि 13 दिन के अंदर में ख़त्म हो जाएगा, फिर से हम लोग किसी गुलाम बन जाएंगे। तो उस टाइम पे रूस ने हमारी मदद करी थी। उसके अलावा जापान भी था जिसने हमारी एज अ फाइनेंशियली क्या करी थी, बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। उसके अलावा एज अ ग्लोबलाइजेशन जब हम लोग लेकर आए थे एलपीजी, तो इन्होंने बहुत सारी मतलब अपनी कंपनीज थी जिसको इंडिया में एज अ फ्रेंचाइजर क्या करा था, मतलब सेटअप करी थी, जिससे इंडिया में क्या आया था, एम्प्लॉयमेंट आया था। तो देखो उसके बाद यहाँ पे उन्होंने अपने आर्थिक संबंध भी शुरू करे। उसके अलावा 2020 में
जापान का 12वां मतलब जो हिस्सा है मतलब बिजनेस का, वो लोग हम हमारे साथ करता है। किसके साथ करता है? हमारे साथ। और इंडिया में क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी करता है जापान। आगे देखो, ये तो थे इसके आर्थिक संबंध। इसके अलावा देखते हैं इसके निवेश में। तो आप गाइस, आपको पता है कि निवेश में जापान इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। क्या? बहुत ज़्यादा। इसकी जो एक नीति थी ओडीए, तो ओडी के तहत गाइस सबसे पहले इंडिया ही था जिसने मतलब इंडिया था जिसमें जापान ने इन्वेस्ट करा था। ऐसे जैसे कि आपकी जो दिल्ली मेट्रो है ना, तो ये सबसे पहला उदाहरण है जिसके मतलब ओडी के तहत दिल्ली मेट्रो मतलब सेटअप की गई थी इंडिया में। इसके अलावा भारत की जो वेस्टर्न डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर है, तो ये भी परियोजना स्पेशल टर्म ऑफ इकोनॉमी पार्टनरशिप के तहत क्या की गई थी, इंडिया में सेटअप की गई थी। इसके अलावा शिकांक्षन प्रणाली थी, उसको भी इंडिया में क्या किया गया था, सेटअप किया गया था, जिसके तहत इंडिया में रेलवे लाइन को क्या किया गया था, और भी अच्छा बनाने के लिए काम किया गया था। उसके अलावा 2016 में दक्षिण में जब हम लोगों ने मतलब परमाणु मतलब परीक्षण करे थे, तो उस टाइम पे इसने हमारी क्या करी थी, मदद करी थी। आगे देखो, अभी तो थे इसके निवेश में। आगे देखो सांस्कृतिक, तो मैंने आपको बताया था सांस्कृतिक संबंध हमारे अच्छे ही हैं, ठीक है, क्योंकि ये लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं जापान के लोग, और जापान के और बौद्ध धर्म की शुरुआत ही इंडिया में हुई थी, है ना। तो देखो हमारे जो सांस्कृतिक संबंध है इनके साथ, वो 6ठी शताब्दी से ही चलते आ रहे हैं। इसके अलावा जो भारतीय भिक्षु थे, भिक्षु मतलब जो अपने किसी भी धर्म का प्रचार करते हैं, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को फैलाने में मतलब फैलाने के लिए जापान पहुंचे। उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में जापान में बताया, उसके बाद लोग वहाँ के इसको मानने भी लगे, और वहाँ के लोगों पर बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, और हमारी भारतीय संस्कृति का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। उसके अलावा दोनों देशों के बीच एक प्राकृतिक संवेदना भी, प्राकृतिक संवेदना मतलब अगर किसी के कंट्री में कोई डिसास्टर होता है, तो उस मामले में भी हम दोनों दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे भिक्षु थे जिन्होंने इंडिया और जापान को जोड़ने में बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके अलावा जो आपका सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, कौन सा है, नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय से कुछ ऐसी बुक्स मिली थी जिसमें हमें पता चलता है कि जो जापान के लोग थे, वो लोग इंडिया में आके उन्होंने मतलब एज अ यात्री आए थे, ठीक है, जिन्होंने जापान से यहाँ आकर क्या करी थी, शिक्षा ली थी। उसके अलावा इनमें से सबसे ख्यात लोगों में से एक थे, कौन, तेंजिंग तोजुकी, जो क्या आए थे, इंडिया आए थे। देखो ये थोड़ा सा छुप गया है, मैं आपको दिखाती हूँ इसके पे। देखो एक मिनट, हाँ देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, कौन है, तेंजुकी तोकुबी, जो इंडिया में आए थे। कब आए थे, 1612 में आए थे, ठीक है, जिनका नाम क्या था, तेंजुकी, जो कि भारत के लिए मतलब एक तरीके से क्या था, जापानी नाम था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, तो देखो गाइस यहाँ पे खत्म होता है। यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या बता दिया आज की वीडियो में, कि जापान एक कैसे शक्तिशाली देश बन रहा है ना, उसकी आर्थिक विशेषता, राजनीतिक विशेषता, या इंडिया के साथ कैसे संबंध थे उसके, सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देखो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, थोड़ी कि जापान से आ जाए, रूस के साथ भी आ सकता है संबंध, इजराइल के साथ भी आ सकता है ना, बट पढ़ना आपको सारा ही है ना, क्योंकि छोड़ नहीं सकते, न्यू टॉपिक है, और जो न्यू टॉपिक होते हैं ना, वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जैसे मेरा न्यू टॉपिक सारे खत्म होंगे, मैं कोशिश करूँगी कि आपके एमसीक्यूज़ की वीडियो भी लेके आ पाऊँ, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है आपके 20 से 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यू भी आने वाले हैं। तो मैं हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ भी ले आऊँगी, ताकि आप लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहो, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो लेकर आऊँगी जो प्रीवियस ईयर बोर्ड के एग्जाम्स में आ रखे थे, ताकि आप लोग उसके हिसाब से पढ़ो कंटेंट को, कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, तो पता लग सके। तो वीडियो कैसी लगे कमेंट में मुझे बताना गाइस, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि वो लोग भी न्यू टॉपिक्स को देख सके, क्योंकि पुराने टॉपिक्स तो आप लोग बुक से पढ़ लोगे, बट न्यू टॉपिक्स पढ़ाने के लिए आपको बहुत कम यूट्यूब पे भी वीडियोस अवेलेबल है या कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो ज़रूर लाइक करना, और शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।